Hi friends, today I am going to start part 1 of important series of history of English literature. In this series, we will cover all the important MCQs of English history. You get the PDF from my Telegram channel. My Telegram channel name is Shan Brilliant Academy. You can join and get the PDF. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel. Also press notification bell to get next upload notification. Please give your review about the video. Your review is very important for me. If you like the video, please press like button. So without delay, let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पूछा गया है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहते हैं। प्लीज़ रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी आंसर। फ्रेंड्स, आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौसर। चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 2। डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। पूछा गया है जो डॉक्टर जॉनसन है उनकी एक बुक है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये कब पब्लिश हुई थी। आंसर बताइए। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1755। 1755, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 3। हु रोट द लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया। पूछा गया है जो लैटिन मास्टरपीस है यूटोपिया उसे किसने लिखा है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मोर। थॉमस मोर ने जो लैटिन मास्टरपीस है यूटोपिया उसको लिखा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें थॉमस मोर ने जो इसको पब्लिश किया था वो किया था 1516 में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जो थॉमस मोर ने यूटोपिया जो लैटिन लैंग्वेज में लिखी है उसको जो उन्होंने पब्लिश किया था वो किया था 1516 में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 4। मोर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। पूछा गया है जो मोर हैं, थॉमस मोर हैं, जो उनका लैटिन पीस है यूटोपिया उसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। वो पूछा गया है वो कब किया गया था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1551। 1551 में इसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 5। द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। पूछा गया है गुटेनबर्ग बाइबल जो है वो सबसे पहले पब्लिश कब हुई थी, वो आपको आंसर बताना है। व्हाट विल बी आंसर। आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1456। 1456 में ये पब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें जो गुटेनबर्ग बाइबल है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है 42 लाइन बाइबल। 42 लाइन बाइबल के नाम से भी हम गुटेनबर्ग की जो बाइबल है उसको जानते हैं। गुटेनबर्ग बाइबल को मीन्स हम 42 लाइन बाइबल के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 6। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। पूछा गया है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से हम किसे जानते हैं। व्हाट विल बी आंसर। फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को ही हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 7।
द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। पूछा गया है किंग जेम्स की जो बाइबल है, किंग जेम्स बाइबल जो है वो कब पब्लिश की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1611 में ये पब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स, जो किंग जेम्स वर्जन है, यानी कि ये जो बाइबल है किंग जेम्स बाइबल, इसको हम किंग जेम्स वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ऑथोराइज्ड वर्जन कहते हैं, इसे ही हम किंग जेम्स बाइबल कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें ये जो बाइबल लिखनी शुरू हुई थी वो हुई थी 1604 के अंदर। कब हुई थी? 1604 में। और जो कंप्लीट हो गई थी ये हो गई थी 1611 के अंदर, ठीक। इसके बाद हम ये बता दें आपको, जो ये किंग जेम्स वर्जन है यानी किंग जेम्स बाइबल जो है, इसके अंदर 39 बुक्स, कितनी बुक्स? 39 बुक्स जो हैं वो हैं ओल्ड टेस्टामेंट से। किससे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट से। और 27 बुक्स जो हैं वो हैं इसके अंदर न्यू टेस्टामेंट से, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट से। तो इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 8। हु ट्रांसलेटेड मोर्स यूटोपिया इनटू इंग्लिश। पूछा गया है जो थॉमस मोर हैं उनकी जो बुक है यूटोपिया, उसको इंग्लिश में किसने पब्लिश किया है, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है। व्हाट विल बी आंसर? थॉमस मोर का जो लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया है उससे इंग्लिश में किसने लिखा है, किसने ट्रांसलेट किया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको हम बता दें जो थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखी थी वो लिखी थी 1516 में। इसको ट्रांसलेटेड किया गया था इंग्लिश के अंदर 1551 के अंदर। और ये जो 1551 में ट्रांसलेट किया था ये किया था राल्फ रॉबिन्सन ने, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 9। द गुटेनबर्ग बाइबल इज ऑल्सो नोन एज। पूछा गया है गुटेनबर्ग बाइबल जो है उसे हम किस और नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। ये अभी क्वेश्चन आया था नीचे, मैंने आपको बताया भी था। गुटेनबर्ग बाइबल इज ऑल्सो नोन एज। फ्रेंड, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जल्दी। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 लाइन बाइबल के नाम से भी हम गुटेनबर्ग बाइबल को जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 10। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज। पूछा गया है विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। व्हाट विल बी आंसर? विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1837 से लेकर 1901 तक। अच्छा, इसमें एक टाइम पीरियड और दिया हुआ गया है वह है रोमांटिक एज। ऑप्शंस के अंदर रोमांटिक एज जो है उसका टाइम पीरियड भी दिया गया है, वो आप बताएं वो कौन सा है। वो है बी नंबर, 1798 से लेकर 1837 तक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 11। विक्टोरियन एज विटनेस अ क्लैश बिटवीन। अच्छा, विक्टोरियन एज जब आई थी तो उसमें कुछ चीज़ों का क्लैश हो रहा था, वो आपको बताना है वो किन चीज़ों का क्लैश उसमें हो रहा था। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फेथ एंड रीज़न, ठीक है। अच्छा, अभी विक्टोरियन एज आई थी। विक्टोरियन एज जो होती है वो चली थी 1837 से लेकर 1901 तक। ये एज जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 12। इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, फ्रांसिस जेफरी grouped the following poets together as the Lake School of Poet। अच्छा, इसमें पूछा गया है जो फ्रांसिस जेफरी हैं इन्होंने 1817 में जब ये रिव्यू कर रहे थे कॉलरिज की, एसटी कॉलरिज की बुक
बायोग्राफिया लिटरेरिया का, तब इन्होंने वहाँ पर एक ग्रुप बनाया था एक साथ कुछ राइटर्स का, और उनको कहा था इन्होंने लेक स्कूल ऑफ पोइट। बताना है आपको कि वो पोइट्स जो हैं वो कौन से हैं। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 13। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन 1712 में जो रेप ऑफ द लॉक पब्लिश की गई थी, जिसको लिखा था पोप ने, पूछा गया है उसमें क्या था? 3 कैंटोस, 4 कैंटोस, 5 कैंटोस या 2 कैंटोस? व्हाट विल बी आंसर? जो 1712 यानी कि 1712 में पब्लिश की गई थी, उसके अंदर कितने कैंटोस थे? उसमें थे 2 कैंटोस। ठीक है, उसमें कितने कैंटोस थे? 2 कैंटोस थे। अच्छा, ये जो बुक थी जब वो 1712 में पब्लिश की गई थी उस टाइम पर 2 कैंटोस थे, लेकिन आपको याद रखना है जब 2 कैंटोस थे उस टाइम पर 334 लाइंस थी। ये बाद में पब्लिश की गई थी 1714 के अंदर, एक बार और की गई थी, उस टाइम पर इसमें 5 कैंटोस थे। कितने कैंटोस थे उस टाइम? 5 कैंटोस थे जब ये 1714 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, और उस टाइम पर इसमें जो लाइंस थी वो थी 794। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 14। हु रोट गौरबोटक? अच्छा, गौरबोटक के बारे में क्वेश्चन आया है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। ये जो जितने भी क्वेश्चन का करा रहा हूँ आपको, ये पिछले एग्जाम्स में किसी न किसी स्टेट के अंदर पूछे गए हैं। गौरबोटक जो है ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। ठीक है, कौन को क्या है ये है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। ठीक है, पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है। रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविली। ये दोनों राइटर हैं इसके, और ये ही है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 15। द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज़ द अदर टाइटल ऑफ। पूछा गया है, ये जो नाम आया है यहाँ पर पूरा है ये एक द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक है, पूछा गया है कि ये किसका दूसरा नाम है। बताएं किसका दूसरा नाम है। रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौरबोटक का ही दूसरा नाम जो है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स और एंड पोरेक्स है। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। अच्छा, इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है 1561 के अंदर। जब लिखा गया था इसको तो गौरबोटक के नाम से ही इसको लिखा गया था। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 16। डैश was the first sonnet sequence in इंग्लिश। पूछा गया है इंग्लिश के अंदर फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस कौन सा है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप सिडनी, जो हमारे इंग्लिश पोएट हैं, उनका एक सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ये है इंग्लिश का फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660। पूछा गया है 1660 में जो इंग्लैंड के किंग थे वो कौन बने थे, वो आपको आंसर बताना है। 1660 में जो किंग बने थे वो कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स सेकंड। जब 1660 में थ्रोन पर बैठे थे तभी से स्टार्ट हो गया था
रिस्टोरेशन पीरियड, रिस्टोरेशन पीरियड जो स्टार्ट हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 1660 से, और ये इसके आगे चलता हुआ रहा था। जब तक चलता हुआ रहा था वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि चार्ल्स सेकंड से पहले कौन थे और उससे पहले कौन थे। ठीक है, तो हम बात करते थोड़ा पीछे चलकर ओलिवर क्रोमवेल से। ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल थे 1653 से लेकर 1658 तक। ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल के बाद जो किंग थे वो थे रिचर्ड क्रोमवेल। कौन थे? रिचर्ड क्रोमवेल। रिचर्ड क्रोमवेल कब से कब तक थे? रिचर्ड क्रोमवेल थे 1658 से लेकर 1659 तक। ठीक है, और उसके जस्ट बाद ही कौन बन गए? चार्ल्स सेकंड ने दोबारा थ्रोन पर कब्जा कर लिया और तभी से रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक, और चार्ल्स सेकंड के बाद कौन बने थे? चार्ल्स सेकंड के बाद बने थे किंग जेम्स सेकंड, जेम्स सेकंड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी? ये मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है। ठीक है, उसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपको आलस नहीं करना है, इसमें आपको आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, सो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है नंबर 19। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट अकर्ड इन द ईयर। पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो हुआ था वो बैटल ऑफ हेस्टिंग भी इसको नाम से जाना जाता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। पूछा गया कि वो कब हुआ था, तो जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो हुआ था 1066 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 20। विलियम कैक्सटन सेट अप फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट। विलियम कैक्सटन जो हैं उन्होंने सेटअप की थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड। कब की थी? वो की थी 1475 में, और कहाँ की थी वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? वो होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वेस्टमिनिस्टर में सेटअप की थी कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, 1475 के अंदर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या और इम्प्रूवमेंट आप वीडियोस में चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फ्रेंड्स आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 21। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम वॉर ऑफ द रोजेस? ठीक है, पूछा गया है क्या जो वॉर ऑफ द रोजेस है इससे नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नाम वॉर ऑफ रोजेस क्यों रखा गया है, यानी कि वॉर ऑफ रोजेस ही क्यों है। ठीक है, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दो फैमिलीज थी। ठीक है, दो फैमिलीज थी, एक तो थी यॉर्क्स। ठीक, एक थी लांसेस्टर्स। ठीक है, एक यॉर्क्स थी, एक लांसेस्टर्स थी। अच्छा, अभी समझ लें इन दोनों चीज़ों को पहले। ठीक, जो लांसेस्टर्स थी उसको डिनोट किया गया है रेड रोज़ से, और जो यॉर्क है उसे डिनोट किया गया है वाइट रोज़ से। तो दो रोज़ हो गए, एक रेड रोज़, एक वाइट रोज़। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं द राइवल फैक्शंस, यानी कि दो राइवल थे। फैक्शन का मतलब गुट यानी ग्रुप।
ठीक है, दो ग्रुप हो गए यहाँ पर। इन द वॉर वर सिम्बोलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोजेज रेस्पेक्टिवली। आपस में कोई प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, इस रिगार्डिंग इसको वॉर ऑफ द रोजेस कहा गया है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 22। हु हैज़ बीन रेफर्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। हु हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। पूछा गया कि हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म किसे कहा गया है, वो आपको बताना है। हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म जो कहा गया है वो कहा गया है एस.टी. कॉलरिज को। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, वर्ड्सवर्थ नहीं है इसका हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म जो कहा गया है वो है कौन, कॉलरिज है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 23। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज। पूछा गया है कि एज ऑफ रोमांटिक यानी कि रोमांटिसिज्म की जो एज थी वो क्या थी, ये मैंने पीछे आपको बताई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1798 से लेकर 1837 तक, यही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 24। पीरियड पूछा गया है बिटवीन 1700 से लेकर 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। उस पीरियड को क्या कहा गया है जो इस बीच का है। ठीक है, 1700 से लेकर 1745 तक के पीरियड को क्या कहा गया है। रीड द ऑप्शंस एंड व्हाट विल बी आंसर फ्रेंड। क्या आंसर होगा, उस एज को हम कहते हैं अगस्तन एज। पहला तो ऑप्शन नंबर सी है, 1700 से लेकर 1745 तक। ठीक है, अभी आपको समझना ये है कि इस एज को हम एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, इसे हम एज ऑफ पॉप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। पूछा गया है कि इनमें से किस पोएट ने फाइनेस्ट पोइट्री लिखी हुई है ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो फॉर्म में सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी हैं वो लिखी हैं किसने लिखी हैं, वो लिखी हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 26। थॉमस मोर्स यूटोपिया इज सेट इन। ये थॉमस मोर की जो यूटोपिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए, कुछ अब ले लिए हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। ये ज़रूर याद रख लेना है। ठीक है, काफ़ी आता है। तो पूछा गया कहाँ सेट की गई है, वो जगह कौन सी है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है 26 का आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो का लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें, रिव्यू ज़रूर दें फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, इसका 26 का जो आंसर होगा, जो थॉमस मोर की यूटोपिया वो सेट है कहाँ पर है, वो है द न्यू वर्ल्ड के अंदर। कहाँ सेट है वो, द न्यू वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। पूछा गया है कि इनमें से पोइट्स पोइट जो है वो किसे कहा गया है। पोइट्स पोइट कहा गया है फ्रेंड्स वो ये सॉरी यहाँ पर विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैं ये। तो पोइट्स पोइट कहा गया है वो कहा गया है एडमंड स्पेंसर को। ठीक है, अच्छा, इन्हें पोइट्स पोइट जो कहा है वो किसने कहा है, वो ये जो पोइट्स पोइट कहा गया है ये कहा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चार्ल्स लैम्ब को भी कुछ कहा जाता है प्रिंस अमंग द एसेस्ट कहा जाता है, प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है। प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेस्ट जो कहा जाता है वो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है और चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को कहा है पोइट्स पोइट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 28। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी की जो बुक है इसके ऑथर कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस किड। अच्छा, थॉमस किड जो हैं ये यूनिवर्सिटी विट में से एक हैं।
अब यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जिसमें 3 तो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और 3 हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और एक जो राइटर हैं उसका पता नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे भी या नहीं थे, और थे तो किस यूनिवर्सिटी से थे, तो उनके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। और वो जो एक जिनके बारे में कुछ क्लियर नहीं है वो ये ही हैं, थॉमस किड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स द इलियड एंड ओडिसी। इनमें से किसने ट्रांसलेट की है होमर की इलियड को और ओडिसी को, वो आपको बताना है। 29 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज चैपमैन। चैपमैन ने ये ट्रांसलेट की है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 30 जो हमारा क्वेश्चन है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाय। बायोग्राफिया लिटरेरिया को किसने लिखा है? ये तो आप जानते ही होंगे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया को लिखा है एस.टी. कोलरिज ने। ये रहे नंबर डी पर एस.टी. कोलरिज, नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एस.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 31 इज थिएटर क्लोज्ड इन इंग्लैंड इन। पूछा गया है इंग्लैंड में थिएटर को जो क्लोज किया गया था वो कब किया गया था? रीड द ऑप्शंस, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और लास्ट में आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1642। 1642 में जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो इंग्लैंड के किंग थे। उस टाइम पर चल रहा था सिविल वार, तो जो प्यूरिटन लेड पार्लियामेंट थी उसने इंग्लैंड में 1642 के अंदर थिएटर्स को क्लोज कर दिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 32। क्वीन एलिजाबेथ हैड बीन रेनिंग नियरली डैश ईयर्स व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। पूछा गया है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कितने सालों से राज्य कर रही थी अपना जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर के जन्म से पहले क्वीन एलिजाबेथ कितने साल पहले गद्दी पर बैठी थी। रीड द ऑप्शंस प्लीज़ एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर्स। चलो बात कर लेते हैं पहले क्वीन एलिजाबेथ की। क्वीन एलिजाबेथ जो गद्दी पर बैठी थी वो बैठी थी 1558 में। ठीक है, और ये रही थी 1603 तक। ठीक, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ है? विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है 1564 में और इनकी डेथ हुई है 1616 में। तो हमें अपना जो समअप करना है वो यहाँ से हिसाब लगाना है। ठीक, तो 2 तो इसमें लग गए 60 और 4 ये तो हो गए 6 ईयर्स। ठीक है, तो 6 ईयर जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 33। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल्स रूल। पूछा गया है ओलिवर क्रॉमवेल के रूल का पीरियड क्या रहा है। रीड द ऑप्शंस, व्हाट विल बी आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1642 से लेकर 1660 तक। यहाँ पर एग्जैक्ट तो ये नहीं है, लेकिन जब से ओलिवर क्रॉमवेल प्यूरिटन लेड पार्लियामेंट में आया था तो वो उन्होंने 1642 से आते ही क्या किया था, सबसे पहला काम ये था कि उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया था। जो नियरली ऑप्शंस हैं वो यही वाले हैं। वैसे ओलिवर क्रॉमवेल जो चार्ल्स फर्स्ट हैं उसको उन्होंने मरवा दिया था। ठीक है, उसको बिहेड कर दिया था। वो तब जो गद्दी पर बैठे थे ये बैठे थे 1653 में, और ये 1653 से लेकर 1658 तक थ्रोन पर रहे थे। इसके बाद ये तकरीबन मान लीजिए आप 4 ईयर्स तक जो है क्या रहे, ये किंग रहे थे। इसके बाद इनका जो बेटा है रिचर्ड क्रॉमवेल जो है वो थ्रोन पर बैठा। वो थ्रोन पर कब तक रहा था, वो रहा था इनके बाद से ही 1658 से लेकर 1656
1609 तक। तकरीबन ये 1 साल तक थ्रोन पर रहे थे, 1 साल से कम रहे थे, खैर थ्रोन पर 1 साल तक रहे थे। और इनके थ्रोन के बाद से ही जब ये इनको हटाकर 1660 में चार्ल्स सेकंड जो हैं वो किंग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर में आए थे 1642 से ही पावर में आ गए थे, उन्होंने सिविल वार कर दिया था वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। तो 1660 तक ही इनका टाइम पीरियड जो है माना जाता है ओलिवर क्रॉमवेल का। तो ये ओलिवर क्रॉमवेल यानी कि यहाँ से अपने बेटे का टाइम भी इनके साथ में इंक्लूड किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 34। 34 इज़ हु वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। पूछा गया है कि 1660 में कौन रिस्टोर हुआ था थ्रोन पर। अभी आपको बताया था कि चार्ल्स सेकंड जो हैं वो थ्रोन पर बैठे थे 1660 में, और तभी से रीस्टोर से बना है वर्ड रिस्टोरेशन। ठीक है, रिस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत हो गई थी। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 35। हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर। ये जो स्लोगन है बैक टू नेचर ये किसने दिया है? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। ये रूसो ने दिया है स्लोगन जो है बैक टू नेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 36 नंबर है। विच प्यूरिटन किंग रूल्ड ओवर इंग्लैंड बिफोर चार्ल्स सेकंड। पूछा गया है किस प्यूरिटन किंग ने रूल किया था इंग्लैंड पर चार्ल्स सेकंड से पहले। तो ये अभी हमने आपको बताया था, कौन था वो? ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, चलिए इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है। चार्ल्स सेकंड से पहले रिचर्ड क्रॉमवेल थे जो ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा था, वो तो ऑप्शन में नहीं है तो ओलिवर क्रॉमवेल माना जाएगा। लेकिन चार्ल्स सेकंड के बाद थ्रोन पर कौन बैठा तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो थे जेम्स सेकंड थे। अच्छा, ये जो चार्ल्स सेकंड हैं ये थ्रोन पर रहे थे 1660 से लेकर कब तक? 1685 तक। अब जो ये जेम्स सेकंड हैं ये किंग बने हैं 1685 से लेकर 1688 तक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 37। विच इज़ द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री आफ्टर 1660। पूछा गया है 1660 के बाद से इंग्लिश हिस्ट्री में कौन सा पीरियड शुरू हो गया था? विक्टोरियन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड। ये तो आप जान गए हैं क्लियर, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्टोरेशन पीरियड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 38। हु पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। पूछा गया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को किसने पॉपुलराइज किया था? ऑस्कर वाइल्ड ने, बेन जॉनसन ने, जेफरी चौसर ने या विलियम शेक्सपियर ने। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने इसको पॉपुलराइज किया है। किसको किया है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। अच्छा, बात कर लेते हैं हम जेफरी चौसर की, जिन्होंने कंटेम्पररी टेल्स लिखा है। ये फेमस वर्क है इनका। ठीक है, इंग्लिश हिस्ट्री में जेफरी चौसर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा जेफरी चौसर के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1343 से लेकर, कहीं कहीं आपको डाउट मिल सकता है इनके डेट ऑफ बर्थ को लेकर। कहीं कहीं आपको 1340 लिखा हुआ जाएगा, कहीं 1340 से लेकर 1345 के बीच में इनका बर्थ हुआ है। तो ये चीज़ें तमाम तरह की आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक मानी गई है सबसे ज़्यादा वो है ये 1343 से लेकर और इनकी डेथ हुई है 1400 तक। ठीक है, इसके बाद विलियम शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हैं 1564 से लेकर 1616 तक। इनकी डेट ऑफ बर्थ को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 39। हु रोट द एसे ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़ नाम का जो एसे है वो किसने लिखा है?
फिलिप सिडनी, थॉमस मोर, फ्रांसिस बेकन या एडमंड स्पेंसर? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फ्रांसिस बेकन। तो आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑफ स्टडीज़। अच्छा, थॉमस मोर की जो बुक है कौन सी है? यूटोपिया। ये बहुत फेमस है, इसको आप याद रखें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 40। द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। पूछा गया है किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल का वो कब पब्लिश किया गया है? व्हाट विल बी आंसर? रीड द ऑप्शन प्लीज। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1611, ठीक है। किंग्स जेम वर्जन जो है बाइबल का ये लिखा है किंग्स जेम ने, किंग जेम्स फर्स्ट ने लिखा है, ठीक है। जो चार्ल्स सेकंड के जो बाद आए थे वो जेम्स सेकंड थे, ये जेम्स फर्स्ट है, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 41। दी 100 ईयर्स वार वॉज बिटवीन। पूछा गया है 100 ईयर वॉर जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? रीड द ऑप्शन प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर? 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में ये हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो 100 ईयर वार हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1337 से लेकर 1453 तक। ये यहाँ से यहाँ तक चला था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 42। हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन। पियर्स प्लोमैन के ऑथर कौन है? रीड द ऑप्शन प्लीज एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो पियर्स प्लोमैन के जो राइटर हैं फ्रेंड्स वो हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ने ही लिखी है ये पियर्स प्लोमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 43। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के ऑथर कौन है? ये मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर की डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर याद कर लीजिएगा। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1343 से लेकर 1400 तक, ठीक। इसके बाद शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1564 से लेकर 1616 तक, ठीक है। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है, ठीक। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 44। कवालियर पोइट सपोर्टेड डैश इन द सिविल वार। अच्छा, जब सिविल वार हुआ था इंग्लैंड के अंदर तो जो उस टाइम के किंग थे, किंग कौन थे उस टाइम के? उस टाइम के जो किंग थे वो थे चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो चार्ल्स फर्स्ट हो गया, सपोर्टेड सिविल वार। उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे जो पोएट सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स फर्स्ट को, उन्हें कवालियर पोएट कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक। इसके बाद नंबर है 45। इन ग्रीक माइथोलॉजी एफ्रोडाइट इज द गॉडेस ऑफ। पूछा गया है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जो एफ्रोडाइट हैं वो किस चीज़ की गॉडेस हैं? रीड द ऑप्शन प्लीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो गॉडेस ऑफ लव हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में एफ्रोडाइट जो हैं वो गॉडेस ऑफ लव हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 46। इलियड इज़ रिटन इन डैश बुक्स। पूछा गया है जो इलियड है वो कितनी बुक्स में लिखी गई है वो आपको बताना है। 46 का क्या आंसर होगा? 46 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 बुक्स में लिखी गई है। इसमें एक बात और है, जो इलियड है ऑथर हैं इसके होमर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर
47 द डिवाइन कॉमेडी नरेट्स दांतेस जर्नी फ्रॉम, ये नरेट्स है, ठीक है, इसको स्टिक कर लेगा, नरेट्स है। द डिवाइन कॉमेडी नरेट्स दांतेस जर्नी फ्रॉम, जो डिवाइन कॉमेडी है वो जो दांते की जर्नी है उसको नरेट करती है, कहाँ से कहाँ तक, हेल टू पैराडाइज, बर्थ टू डेथ, लाइफ ऑन अर्थ टू लाइफ इन द अदर वर्ल्ड, या हेवन टू हेल। दांते की जर्नी को उन्होंने नरेट किया है डिवाइन कॉमेडी ने, वो जर्नी बतानी है आपको। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेल टू पैराडाइज। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 48। इन द वार ऑफ रोजेज, रोजेज स्टैंड फॉर, द वार ऑफ रोजेज है, उसमें रोजेज का क्या मीनिंग है, फ्लावर्स है, गर्ल्स है, हाउस है, या बुक्स है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाउसेस के लिए यूज़ किया गया है रोजेज वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 49। द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा रेफर्स टू, एक फ्रेज है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिसा, पूछा गया है ये किसको रेफर किया गया है, यानी कि ये किसके लिए कहा गया है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉफ्री चौसर, ठीक है। जॉफ्री चौसर की हमने डेट ऑफ बर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बता भी चुके हैं। अगर वो आपको याद हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, ज़रूर टाइप करें, बिल्कुल भी आलस ना करें, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको याद हुई है या नहीं हुई है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 50। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम, ठीक है। ये राइटर्स के नीचे नेम दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से किसे द क्वीन ऑफ क्राइम कहा गया है। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी को कहा जाता है द क्वीन ऑफ क्राइम्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 51। द रिस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पूछा गया है कि जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसे किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किया गया था, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के द्वारा, द ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश के द्वारा, इटालियन ड्रामाटिस्ट के द्वारा, या ग्रीक ड्रामाटिस्ट के द्वारा। किनके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था रिस्टोरेशन पीरियड को, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के द्वारा जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसको इन्फ्लुएंस्ड किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 52। द पुलित्जर प्राइज़ इज़ अवार्डेड बाय, पूछा गया है कि पुलित्जर प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़, व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर प्राइज़, और ये दिया जाता है 1917 से अब तक दिया जा रहा है ये, ठीक है। ये दिया जाता है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 53। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, पूछा गया है कि रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म जो हैं वो किसके मेन फीचर्स हैं, रोमांटिक लिटरेचर के, विक्टोरियन लिटरेचर के, एलिजाबेथन लिटरेचर के, या अगस्टन लिटरेचर के। व्हाट विल बी आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथन लिटरेचर के। ये आप ध्यान रखें, रोमांटिसिज्म को देखकर आप रोमांटिक लिटरेचर पर टिक ना कर दें, आगे आइडियलिज्म भी है उस पर फोकस रखें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है नंबर 54। विच इंसिडेंट इज कंसिडर एज द बिगनिंग ऑफ रेनेसां इन इंग्लैंड, पूछा गया है किस इंसिडेंट को कंसिडर किया जाता है बिगनिंग ऑफ रेनेसां की इंग्लैंड के अंदर, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस, ठीक है, एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 55। इन विच ईयर डिड द वार ऑफ रोजेस एंड, पूछा गया है कि वार ऑफ रोजेस जो है वो कब एंड हुए हैं। वार ऑफ रोजेस रेड रोज और वाइट रोज के बीच में हुआ था, ये समझ लीजिए आप एक तरीके से, हाउस ऑफ लैंसेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क।
55 का आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1485 में ये वॉर ऑफ रोजेस ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था। इसमें आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है वॉर ऑफ रोजेस को लेकर। ये जो स्टार्टिंग टाइम माना जाता है इसका, वो माना था 1455 से लेकर 1485, ठीक। कहीं कहीं पर आपको 1487 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो वॉर एंड हुआ था एक्चुअली में वो 1485 में ही हो गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 56। 56 जो है द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बेकन इज, पूछा गया है वो कौन से फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने प्रभावित किया था फ्रांसिस बेकन को। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेन। मॉन्टेन ने फ्रांसिस बेकन को बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 57। लेविस सेज दिस फॉर हुम, पूछा गया है कि लेविस जो हैं उन्होंने किसके बारे में ये लाइंस कही हैं। ये जो लाइंस है ये किसके बारे में कही है? कही है कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। किसके बारे में कही है वो आपको बताना है। 57 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौसर। चौसर के बारे में कही है। विलियम शेक्सपियर के बारे में कोई ऐसी सेम सी बात कही गई है लेकिन वो अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 58। आर्नोल्ड रोट विद हिम इज बोर्न आर रियल पोइट्री। विद हिम इज बोर्न आर रियल पोइट्री। द वर्ड हिम रेफर किसे करता है वो पूछा गया है आपको। ये जो हिम है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? मिल्टन के लिए, शेक्सपियर के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए, चौसर के लिए। विद हिम इज बोर्न आर रियल पोइट्री। 58 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चौसर के लिए ये कहा है। किसने कहा है? आर्नोल्ड ने कहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 59। लेविएथन इज़ अ फेमस वर्क बाय, पूछा गया है कि लेविएथन जो एक फेमस वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है। 59 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने ये लेविएथन जो वर्क है लिखा है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 60। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ राइटर ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस, पूछा गया है इन राइटर्स में से कौन सा राइटर है जो बिलोंग करता है हिस्टोरिकल रोमांस को। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल रोमांसिस से। एमसीक्यू नंबर 61 है हु वर द एंशिएंट पीपल ऑफ ब्रिटेन, पूछा गया है ब्रिटेन के एंशिएंट पीपल कौन थे। व्हाट विल बी आंसर? आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और लास्ट में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो सैक्सन्स। जो एंग्लो सैक्सन्स हैं उन्हें हम ब्रिटेन के एंशिएंट पीपल कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 62। इंग्लिश पोइट एडिक्टेड टू ओपियम वाज, वो कौन सा इंग्लिश पोइट है जो अफीम के एडिक्ट थे। रीड द ऑप्शंस प्लीज। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज थे एडिक्टेड टू ओपियम। आपको बता दें एस.टी. कोलरिज की जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1772 और डेथ है 1834। ये इनका टाइम पीरियड रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 63। 63 जो क्वेश्चन है, विच वन इज़ द गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। विच वन इज़ द गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, पूछा गया है इंग्लिश लिटरेचर की जो गोल्डन एज है वो किसे कहा जाता है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। करेक्ट आंसर आप जान गए होंगे। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को ही हम इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर
64। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाई, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो किसने लिखी है? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो लिखी है फ्रेंड्स वो लिखी है जॉन बेनियन ने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 65। 65 जो क्वेश्चन है वो है ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। पूछा गया है ये जो लाइन है ये किस पोयम से ली गई है वो आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसको लिखा है फ्रेंड्स जॉन कीट्स ने, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने, और इसको जो लिखा है उन्होंने वो लिखा है 1819 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर है 66। द रेप ऑफ द लॉक इज ए एन। पूछा गया है रेप ऑफ द लॉक क्या है? एपिक है, कॉमेडी है, पोम है या फिर नॉवेल है? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आप जानेंगे, होंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोयम। ये एक मॉक हीरोइक पोयम है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 67। 67 का क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन। पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंडिया में, रशिया में या फिर इंग्लैंड में? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 68। हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इनटू इंग्लैंड। पूछा गया है इंग्लैंड के अंदर जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैक्सटन। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा विलियम कैक्सटन। इंग्लैंड में जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया था विलियम कैक्सटन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 69। हु सक्सीडिड एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1603 एस्टेब्लिशिंग द स्टुअर्ट डायनेस्टी। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? पूछा गया है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो 1603 में जिनकी डेथ हो गई थी उनके बाद कौन किंग बने थे जिससे स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स 6। अब ये जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड हैं, लेकिन जब ये इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठे थे तो इनका नाम वहाँ पर रखा गया था फिर जेम्स फर्स्ट। इन्हें हम जेम्स फर्स्ट के नाम से जानते हैं जो कि बैठे थे 1603 के अंदर। जेम्स फर्स्ट 1603 में बैठे थे, तभी से कहा जाता है कि जैकोबियन एज स्टार्ट हुई है। ठीक है, इन्हीं के थ्रोन पर बैठने से जैकोबियन एज की स्टार्टिंग माना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 70। ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज फ्रॉम। पूछा गया है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो कब से कब तक था? व्हाट विल बी आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 71। द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द। इंग्लिश नॉवेल ने जो अपनी मॉडर्न फॉर्म है वो पूछा गया है कब एक्वायर की थी, वो आपको बताना है। 14th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में या फिर 18th सेंचुरी में? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? जो इंग्लिश नॉवल है उसने अपनी मॉडर्न फॉर्म जो एक्वायर की है वो की है उसने 18th सेंचुरी के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। पूछा गया है कि इन चारों में से वो राइटर कौन से हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को नहीं जीता है? व्हाट विल बी आंसर? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
डी जेम्स जॉयस, इन्होंने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। बात करते हैं हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो मिला है नोबेल प्राइज़ वो मिला है 1925 का। जॉन गाल्सवर्दी को मिला है नोबेल प्राइज़ 1932 में। और W.B. यीट्स को कब मिला है? इनको मिला है 1923 में, और जेम्स जॉयस को नहीं मिला। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है नंबर 73। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज? रॉबिन्सन क्रूज के क्रूजो के जो राइटर हैं वो कौन हैं, वो आपको बताना है। रॉबिन्सन क्रूजो के राइटर, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डैनियल डिफो। डैनियल डिफो ने ही लिखा है रॉबिन्सन क्रूजो। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 74। व्हेन डिड T.S. इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? पूछा गया है कि जो T.S. इलियट हैं उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो कब अवॉर्ड किया गया था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। 1948 में ही T.S. इलियट को नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया था। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स? पूछा गया है कि इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन नहीं है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेन जॉनसन जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। तो आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं टोटल 7 हैं, ठीक है। उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर एक तरीके से। पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और दूसरे जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें से 3 तो हैं कैम्ब्रिज से और 3 हैं ऑक्सफोर्ड से। एक और यूनिवर्सिटी विट्स हैं, क्योंकि ये 3 और 3 6 हो गए हैं। 7वां नंबर कौन किसका है? तो 7 नंबर जो है वो पता नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं भी या नहीं हैं। तो उनका जो नाम है वो है किड हैं, जिन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी को लिखा है, ठीक है। तो 3 बिलोंग्स करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, 3 बिलोंग करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है नंबर 76। होरेस वालपुल और एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ? वो किस तरह के नॉवेल्स के ऑथर्स हैं होरेस वालपुल और एन रेडक्लिफ, वो आपको बताना है। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गॉथिक नॉवेल्स, ठीक। गॉथिक्स नॉवेल्स के जो ये राइटर हैं एन रेडक्लिफ और होरेस वालपोल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 77। हु quoted दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी? पूछा गया है कि जो लाइन्स है ये ट्रेजेडी के बारे में किसने कही है। द प्लॉट देन इज द प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट को जो कहा गया है प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा गया है, ये कहा गया है पहले प्लेस पर। एंड द करेक्टर्स होल्ड द सेकंड प्लेस। करेक्टर्स को कहा गया है करेक्टर सेकंड प्लेस पर आता है, लेकिन जो प्लॉट है वो फर्स्ट प्लेस पर आता है। उसी को उन्होंने सोल कहा है और प्रिंसिपल कहा है। किसका? ट्रेजेडी का। प्लॉट को इंपॉर्टेंस दी है, प्लॉट को पहले स्थान पर कहा गया है। तो वो किसने कहा है? चौसर ने, अरिस्टोटल ने, या ड्राइडन ने, या फिर शेक्सपियर ने? किसने कही ये बात? ये कहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा गया है, फर्स्ट प्लेस पर रखा है। ये इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 78। इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय? पूछा गया है कि इलियड को सबसे पहले ट्रांसलेट जो किया था इंग्लिश के अंदर वो किसने किया था। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। इनमें से तो किसी ने नहीं किया था, तो फिर किसने की थी वो आपको पता होना चाहिए। वो है चैपमैन।
आई थिंक ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कवर कराया था, लेकिन वहाँ पर नेम गिवन था। तो ये चैपमैन जो हैं, जॉर्ज चैपमैन, इन्होंने की थी 1611 के अंदर। फर्स्ट ट्रांसलेटेड की थी इलियड को इन्होंने इंग्लिश में 1611 के अंदर, ठीक। उसके बाद सेकंड प्लेस जो मिलता है वो मिलता है ड्राइडन को। सेकंड प्लेस किसको मिलता है? ड्राइडन को। ड्राइडन ने की थी 1700 के अंदर, ठीक। ये बात आप समझ गए। ड्राइडन ने 1700 में की थी। इनके बाद की थी पोप ने, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने की थी ट्रांसलेटेड इसको 1715 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जॉर्ज चैपमैन ने 1611 में की थी, सबसे पहले इन्होंने की थी इंग्लिश के अंदर। इनके बाद की है ड्राइडन ने ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर, और इसके बाद की अलेक्जेंडर पोप ने 1715 के अंदर, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट इलियड को ट्रांसलेट किया है वो क्या है? जॉर्ज चैपमैन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 79। हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। पूछा है हीरोइक ड्रामा जो है एक फॉर्म है, ये मेनली किससे स्पेसिफिक करता है, किससे संबंधित है? एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड से, रोमांटिक पीरियड से, रेस्टोरेशन पीरियड से, या फिर एलिजाबेथन पीरियड से? व्हाट विल बी आंसर? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन पीरियड। अच्छा, रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660 में और ये एंड हुआ था 1700 के अंदर, ठीक है। चार्ल्स सेकंड थ्रोन पर बैठे थे 1660 में, तभी से रीस्टोरेशन माना गया था और ये चला है 1700 तक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 80। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का टाइम पीरियड पूछा गया है। ऑप्शंस रीड कीजिए, ये तो आप जाने गए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1798 से लेकर 1837, कहीं कहीं भी आपको 1832 भी देखने को मिल सकता है, ठीक। इन टाइम पीरियड में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, वो आप ध्यान रखें, लेकिन आपको स्पेसिफिक टाइम पर फोकस करना है जो कि मेन टाइम है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 81। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट? हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट? किसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट? वो आपको बताना है 81 का आंसर। 81 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस को ही हम रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 82। हु इज़ द फादर ऑफ एसेज? एसेज के फादर कौन हैं? ठीक है, एक ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे वो तो हम कहते हैं फ्रांसिस बेकन को, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फादर ऑफ एसेज, इस पर फोकस करना है, तो उसे हम कहेंगे मोंटेन। इन्हें मोंटेग्ने भी बोलते हैं, मोंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 83। द रोमांटिक पोइट्री इज़ अ रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक पोइट्री जो है वो किसका रिवाइवल है? क्लासिज्म का है, रोमांटिसिज्म का है, मिडिवलिज्म का है, या ह्यूमनिज्म का है? 83 का आंसर, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिसिज्म, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 84। क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। वो पूछा गया है किस सेंचुरी के अंदर क्रॉनिकल प्लेज जो थे वो वेरी पॉपुलर थे, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16th सेंचुरी के अंदर क्रॉनिकल्स प्लेस जो थे वो वेरी पॉपुलर थे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 85। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? पूछा गया है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल को हम किसे कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? रीड द ऑप्शंस प्लीज़। आप भी फ्रेंड्स इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें। अगर अभी तक आपने अपना रिव्यू हमें नहीं दिया है तो प्लीज़ रिव्यू आप हमें ज़रूर दें। वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हेनरी फील्डिंग।
ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 86। नंबर 86 है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो लिखी है निकोलस उदाल ने इज़ द फर्स्ट इंग्लिश। पूछा गया है वो क्या है, ये तो आप जान गए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉमेडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। ये राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो निकोलस उडाल ने लिखी है ये आप याद रखें, कॉमेडी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 87 थॉमस किड। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 1558 से 1595। अचीव्ड ग्रेट पॉपुलैरिटी विद विच ऑफ हिज फर्स्ट वर्क। पूछा गया है कि इनके सबसे पहले वर्क में से वो पहला वर्क कौन सा है जिसके थ्रू इन्होंने ग्रेट पॉपुलैरिटी जो है वो अचीव की है, वो आपको बताना है। जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस जो वर्क है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसी के नाम से ये फेमस है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और ये एक यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, आप इसको याद रखें, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 88 इन हुज रेन मोरालिटी प्लेज बिगेन। किन के राज्य में मोरालिटी प्लेज जो थे वो शुरू हुए थे, वो आपको बताना है। हेनरी 5, एलिजाबेथ फर्स्ट, हेनरी 6 या फिर हेनरी 8। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? 88 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी 6। हेनरी 6 के टाइम के अंदर मोरालिटी प्लेस जो थे वो शुरू हुए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 89 हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग। पूछा गया है कि पहले इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन थे, बताना है। एल्फ्रेड हैं, रिचर्ड थर्ड हैं, रिचर्ड सेकंड है या एथेलबर्ट हैं। फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग जो हैं फ्रेंड्स वो हैं ऑप्शन नंबर डी एथेलबर्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड नॉट कोएग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। पूछा गया है कि इन लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज जो है एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड में कोएग्जिस्ट नहीं करती थी, लैटिन, डच, फ्रेंच या कैल्टिक। तो जो करेक्ट आंसर होगा जो कि कोएग्जिस्ट नहीं करती थी एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड के अंदर फ्रेंड वो थी ऑप्शन नंबर बी दैट इज डच। तो ये लैंग्वेज जो है कोएग्जिस्ट नहीं करती थी। MCQ नंबर 91 इज आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 centuries। द 3 लैंग्वेजेस वर। आपको बताना है कि नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद इंग्लैंड 3 लैंग्वेज नेशन बन गया था कम से कम 2 सेंचुरीज़ के लिए, ठीक है। तो वह 3 लैंग्वेजेस आपको बतानी है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। आप फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर हमें आप ज़रूर बताएं। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। यही वो 3 लैंग्वेजेस थी, इनको आप ज़रूर याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 92 विच बाइबल इज़ द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिवीज़न। पूछा गया है आपसे कि कौन सी बाइबल अर्लीस्ट है इंग्लिश वर्जन की और प्रिंटेड है वर्स डिवीज़न के साथ में, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी द जेनेवा बाइबल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 93 द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। पूछा गया है कि सबसे पहली कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कौन सी है। ये बाइबल के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हैंड रिटन, फर्स्ट वर्स डिवीज़न, ये पूछा गया है फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वो किसने प्रोड्यूस की थी, वो किसने प्रिंट की थी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइल्स कवरडेल। इन्होंने ही कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल को प्रोड्यूस किया था। अच्छा आपको बता दें जॉन वाइक्लिफ का नाम सुना होगा, तो
तो इन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी थी, ठीक है, फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद गुटनबर्ग का नाम सामने आता है आपके, तो गुटनबर्ग हैं फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन, इन्होंने लैटिन के अंदर बाइबल को फर्स्टली प्रिंट किया था, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 94। द अगस्तन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्तन एज को अगस्तन एज क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन प्लीज एंड ट्राई टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। व्हाट विल बी आंसर? नाइन्टी 94 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने रोमन राइटर्स को इसमें इमिटेट किया था, उनकी कॉपी की थी, इसीलिए उसको अगस्तन एज कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 95 जो हमारा क्वेश्चन है वो है चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एक साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूछा गया कब पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में आया हुआ है, केवीएस टीजीटी में 2005 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1859 में ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक को पब्लिश किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 96। ये कोटेशन है, ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। इट क्या है? इट इंग्लिश, यानी कि ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक, ईंट की तरह उसको क्या मिली? इंग्लिश मिली, और उसने इसको मार्बल बना दिया, ठीक है। तो रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन अनोदर, हु वर दे, किसी एक ग्रेट राइटर ने दूसरे ग्रेट राइटर पर ये रिमार्क किया है, तो वो कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है ड्राइडन के लिए, ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है किसके लिए? ड्राइडन के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 97। द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिकाज ईच कंसिस्टिंग ऑफ। कहा जाता है कि जो डिवाइन कॉमेडी है, ठीक, इसको 3 कैंटिकाज में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3, और जो हर कैंटिकाज है उसमें कितने कैंटोज हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 कैंटोज। हर कैंटिकास के अंदर 33 कैंटोज हैं, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी लिखा किसने है? अगर ये आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये आंसर मैं आपको कई बार करा भी चुका हूँ, ठीक। इसके बाद जल्दी देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 98। द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडेंस अबसैलम एंड अचिटोफेल इज़ टेकन फ्रॉम। जो है सरफेस नरेटिव जो है इसकी, जो ड्राइडन ने लिखी है अबसैलम और अचिटोफेल की, वो कहाँ से ली गई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा 98 का वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ली गया है, इसका सरफेस नरेटिव ली गई है बाइबल से, ठीक है। इसको लिखा है ड्राइडन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 99। इन एस.टी. कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सॉरी ये टाइम नहीं है, राइम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर अकर्स फॉल्स ऑन द शिप बिकॉज, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज जो पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज की पोएम। और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो मैरिनर है वो एक बर्ड्स को किल कर देता है, मार देता है, तो उस बर्ड्स का जो कर्ज है ना, वो श्राप वो उस पर गिरता है आकर, किस पर? शिप पर। तो क्या होता है वो आपको बताना है, क्यों हुआ था वो आपको बताना है।
करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द मैरिनर सूट्स एंड एल्बेट्रोस, ये एक बर्ड्स का नाम है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 100। हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज। पूछा गया है कि कौन से शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं जिन्होंने ट्रेजेडीज़ को नहीं लिखा है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जॉन लिली। जॉन लिली ने कोई भी ट्रेजेडी नहीं लिखी, ये कॉमेडी के लिए अपनी फेमस हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 101। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज। पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट जो है इंग्लिश के वो कौन है। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो हैं वो फर्स्ट ऑफिशियल हैं, ठीक है, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट हैं। फर्स्ट तो ये हो गए हैं जॉन ड्राइडन, फिर सेकंड कौन है? सेकंड है थॉमस सैडवेल, ठीक है, सेकंड है थॉमस सैडवेल। और थर्ड जो है वो थर्ड कौन है? थर्ड का नाम तो उसमें गिवन नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ, थर्ड भी याद रख लीजिए, नाहुम टेट, NAHUM, नाहुम टेट, ये थर्ड है। फर्स्ट हो गए जॉन ड्राइडन, सेकंड है थॉमस सैडवेल और थर्ड है नाहुम टेट। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 102 है द एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन डैश इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज। पूछा गया है कि जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो थ्रोन पर कब बैठे थे जिससे कि इनॉग्रेटेड हो गई थी जैकोबियन एज। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1603। अच्छा, किंग जेम्स फर्स्ट से पहले थ्रोन पर कौन बैठी थी, यानी कि जैकोबियन एज से पहले कौन सा पीरियड था? वो था एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज। और उस टाइम पर थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। एलिजाबेथ क्वीन जो थी उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1603 में। उसी के बाद से जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं ये थ्रोन पर बैठ गए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 103। ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज रिटन इन। पूछा गया है जो ड्राइडन का फेमस वर्क है ऑल फॉर लव, ये लिखा गया है कौन सी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है ये, और ये लिखी गई थी, रिटर्न कब हुई थी? ये हुई थी 1667 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104। टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग। पूछा गया है किस लिटरेरी एज से चार्ल्स डिकेंस जो हैं बिलोंग करते थे। रीड द ऑप्शंस प्लीज़, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से वो बिलोंग करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 105। हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी किसने शुरू किया था ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड के अंदर इन द 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत किसने की थी वो आपको बताना है। प्लीज़ रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्टार्ट की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106। द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। रेनेसां ने अपना जो ग्रेट इम्पैक्ट है वो किस पर छोड़ा है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द मॉडर्न पोइट्स। द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न पोइट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 107। पोप इन हिज
लेटर टू अराबेला इन द रेप ऑफ द लॉक स्टेट्स दैट ही बोरोड हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम। ठीक है, तो सुपर नेचुरल मशीनरी जो है उसने किससे बोरो की है वो आपको बताना है। लेटर टू अराबेला ये इसके अंदर लिखा गया है, जो इनकी मेन बुक है द रेप ऑफ द लॉक के अंदर। ठीक है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द रोज़िक्रूसियंस। तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं उन्होंने बोरो की है अपनी सुपर नेचुरल मशीनरी द रोज़िक्रूसियंस से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन प्रेज ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। पूछा गया है कि जॉन ड्राइडन की वो कौन सी पोयम है जो उन्होंने मोनार्की को और रेस्टोरेशन की प्रेज करने के लिए लिखी थी। ठीक है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिया रेडक्स। ये जो इनकी पोयम है ये इन्होंने रेस्टोरेशन और मोनार्की को प्रेज करने के लिए लिखी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 109। द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडेंस अब्सैलम एंड अचिस्टेफल इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से ली गई है? सरफेस नरेटिव, आई थिंक ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। हाँ, सेकंड टाइम आ चुका है। प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। सरफेस नरेटिव जो है अब्सैलम एंड अचिस्टेफल की कहाँ से ली गई है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसके लिए आलस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसको टाइप ज़रूर कर दें आप कमेंट बॉक्स के अंदर और अपना रिव्यू भी आप हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर है 110। सर थॉमस मोर जो हैं कौन है? ये ऑथर ऑफ यूटोपिया हैं। बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से करते हैं वो आपको बताना है। थॉमस मोर जो ऑथर हैं यूटोपिया के, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये।